जमीन पर गिरा आदमी फिर से सांस लेने लगा। उसके सीने से खून जरूर ज्यादा बहने लगा था, लेकिन उसकी वाइफ को एक बात की राहत थी कि उसके हस्बैंड में फिर से जान आ गई थी। अनिका ने चिल्लाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछा, और कितनी देर लगेगी एम्बुलेंस को? रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत जवाब दिया, बस 5 मिनट। अनिका ने कॉटन बॉल्स का एक बड़ा गुच्छा बनाया। फर्स्ट एड से एक एंटीसेप्टिक निकालकर उस पर छिड़कने लगी। कॉटन के गुच्छे को उसके पेशेंट के जख्म पर रख दिया और उसकी वाइफ से कहा, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती हम इस जख्म को खुला नहीं रख सकते। आप इस कॉटन को कस के पकड़िए। अनिका ने पेशेंट की टेम्पररी ड्रेसिंग तो कर दी, मगर इस बात की चिंता थी कि अगर एम्बुलेंस जल्दी नहीं आई तो पेशेंट का काफी ब्लड लॉस हो सकता है। जमीन पर गिरे आदमी की सांसें अब दोबारा नॉर्मल होने लगीं, मगर उन्हें अभी होश नहीं आया था। आसपास खड़े लोग ये समझ गए थे कि अब वो खतरे से बाहर थे। धीरे धीरे लॉबी में खड़े लोगों ने अनिका के लिए तालियां बजाना शुरू किया। पेशेंट की वाइफ ने पेशेंट का सर अपनी गोद में लेकर अनिका से कहा, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। अगर आज आपने वक्त पर इनका इलाज नहीं किया होता तो आई वुड हैव लॉस्ट माय हस्बैंड। अनिका का ध्यान होटल के मेन डोर पे था। वो जानती थी कि एक बार एम्बुलेंस आ जाए तो पेशेंट पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। तभी पास खड़ी एक टीनेजर लड़की ने अनिका की एक सेल्फी मांगी। उसने अनिका से कहा, मैम इफ यू डोंट माइंड कैन आई हैव सेल्फी विद यू? आई वांट टू पोस्ट माय सेल्फी विद रियल वॉरियर। अनिका को इस तरह की पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने लड़की से कहा, आई एम सॉरी, आई डोंट फॉलो सोशल मीडिया, नीदर आई लाइक माई प्रेजेंस देयर। अनिका की इच्छा को रिस्पेक्ट देते हुए लड़की ने कहा, नो प्रॉब्लम मैम, आई अंडरस्टैंड, बट थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस फॉर सेविंग दिस जेंटलमैन्स लाइफ। लॉबी में खड़े तमाम लोगों ने फिर से अनिका के सम्मान में तालियां बजाईं। कामिनी गुस्से से चारों तरफ खड़ी लोगों को देखने लगी, फिर अचानक चिल्लाकर बोली, स्टॉप इट, स्टॉप दिस। आप लोग इस औरत को थैंक यू कह रहे हो? आप लोगों को पता भी है इसकी वजह से पेशेंट की जान खतरे में आ गई है। सीपीआर से उनकी जान बचाई जा सकती थी, मगर इस लड़की ने जबरदस्ती इनका ऑपरेशन कर दिया। डू यू नो हाउ डेंजरस इट इज? ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन टूल्स लगते हैं, कई सारी फैसिलिटीज की जरूरत होती है। ऐसे कहीं भी किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना उसकी जान को जोखिम में डालना है। कामिनी की ऊंची आवाज और उसकी बातें सुनकर लॉबी में खड़े सारे लोग अचानक शांत हो गए। पेशेंट की वाइफ ने कामिनी से कहा, क्या कह रही हो? इस लड़की ने तो मेरे हस्बैंड की जान बचाई है। तभी कामिनी ने उन्हें जवाब दिया, जान बचाई नहीं है, उनकी जान जोखिम में डाल दी है। इस घाव के अंदर इतने सारे जर्म्स बैक्टीरिया जा सकते हैं, पता है तुम्हें? ऐसा होने पर कई सारे कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो सकते हैं। पेशेंट की वाइफ को ये सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो पता नहीं थी, मगर वो सिर्फ इस बात से खुश थी कि उनके पति में फिर से जान आ गई थी। उन्होंने कामिनी से कहा, देखो बेटा, मैं मेडिकल साइंस के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, मगर मैंने देखा कि तुम्हारी ट्रीटमेंट से उनकी सांसें वापस नहीं आ रही थी, और जैसे ही इस लड़की ने उन्हें ऑपरेट किया वो फिर से सांस लेने लगे। कामिनी ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और एटीट्यूड से कहा, जब आप मेडिकल साइंस के बारे में कुछ नहीं जानती तो आर्ग्यू क्यों कर रही हैं? सीपीआर कभी कभी इतना जल्दी रिजल्ट नहीं दिखाता, उसे रिजल्ट दिखाने में थोड़ा टाइम लगता है। मगर इससे पहले कि मेरी ट्रीटमेंट पेशेंट पर कुछ असर करती, इसने मुझे धकेल दिया और मार दी छुरी अंकल के सीने में। और ऐसी लड़की को पुलिस के हवाले करने की बजाय आप सब लोग तालियां बजाकर उसे थैंक्स कह रहे हो। कामिनी की बात सुनकर लॉबी में खड़े लोग सोच में पड़ गए। कामिनी ने अपनी जेब से अपना मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट आईडी निकाला। लॉबी में खड़े सभी लोगों को उसने अपना आईडी दिखाया और कहा, मेडिकल कॉलेज की 2nd ईयर स्टूडेंट हूँ, दोनों साल में टॉपर रह चुकी हूँ कॉलेज की, और बहुत जल्द मेरे हाथ में डॉक्टर की डिग्री भी होगी। केस सिर्फ इतना सा था, इन्हें कोई सडन शॉक लगने की वजह से चक्कर आई थी और वो बेहोश हो गए। एक सिंपल सीपीआर से वापस होश में आ जाते हैं। इनकी सर्जरी या ऑपरेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। फिर भी इस लड़की ने ऐसे हालात में इस तरह इनके सीने में छुरी उतार दी, और बाय चांस उसी वक्त मेरी दी हुई सीपीआर ट्रीटमेंट ने अपना असर दिखाया और पेशेंट की सांसें फिर से चलने लगीं। और ये लड़की, जिसे आप सब लोग एक बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर समझ रहे हैं, वो डॉक्टर तो क्या, कभी कोई कॉलेज भी नहीं गई। पूछिए इसे, अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो। कहो इसे अपना आईडी दिखाए, फिर पता चल जाएगा सबको कि ये कितनी बड़ी डॉक्टर है। कामिनी की बात सुनकर सभी लोग परेशान हो गए कि अगर अनिका ने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की थी तो फिर वो ऑपरेशन करना कैसे जानती थी।
नीचे बैठी पेशेंट की वाइफ ने एक बार अपने पति की ओर देखा, फिर उसके घाव की ओर देखा और अनिका से पूछा, बेटा क्या तुम सचमुच डॉक्टर नहीं हो? अनिका ने उनसे कहा, देखिए इस वक्त मेरा डॉक्टर होना या ना होना उतना जरूरी नहीं है जितनी इनकी जान बचाना। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जो भी किया है बस इनकी जान बचाने के लिए किया है। कामिनी ने फिर बीच में कहा, तुम डॉक्टर हो या नहीं ये जानना भी उनके लिए उतना ही जरूरी है। बिना किसी नॉलेज के तुम ऐसे ही रास्ते चलते किसी का भी ऑपरेशन कर दोगी? देखिए मैडम, मैं आपसे कह रही हूँ, हो सकता है कि उसने जानबूझकर आपके पति की जान लेने की कोशिश की हो। इट कैन बी अ प्लान्ड प्लॉट असॉल्ट। पुलिस को बुला लेना चाहिए, वो ही पता लगा लेगी कि ये लड़की डॉक्टर है या नहीं। पेशेंट की वाइफ ने फिर से अनिका से पूछा, बेटा आखिर बता भी दो, क्या तुम सचमुच डॉक्टर हो या नहीं? लॉबी में खड़े सारे लोग अनिका के जवाब का इंतजार कर रहे थे। अनिका के पास अब कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो लोगों को बता दे कि वो ही डॉक्टर अमृता है। अनिका के जवाब देने से ठीक पहले एम्बुलेंस होटल पहुंच गई। लोगों के बीच में जगह बनाते हुए 2 लोग स्ट्रेचर लेकर आए। जैसे ही पेशेंट को स्ट्रेचर पर रखा गया, एक डॉक्टर जो एम्बुलेंस के साथ आया था उसने पेशेंट का इनिशियल चेकअप किया। फुल बॉडी एग्जामिनेशन के बाद उसने पेशेंट की वाइफ से पूछा, इन्हें फर्स्ट एड किसने दिया? बगल में खड़ी कामिनी का चेहरा खुशी से खिल गया। उसने तुरंत इशारा करके कहा, ये लड़की है। अनिका की ओर इशारा करते हुए कामिनी ने डॉक्टर से कहा, इसी बेवकूफ ने इन्हें फर्स्ट एड दिया। अब बताइए, इन्हें इसकी बेवकूफी ने कैसे इस पेशेंट की जान को खतरे में डाल दिया है? एक स्कूल ड्रॉप आउट लड़की भला ऑपरेशन कैसे कर सकती थी? जैसे ही डॉक्टर ने कामिनी की ये बात सुनी, डॉक्टर हैरान हो गया। उसने अनिका से पूछा, अगर आप कभी कॉलेज नहीं गई तो आपने मेडिकल सर्जरी करना कहाँ से सीखा? इससे पहले कि अनिका कोई जवाब देती, कामिनी ने डॉक्टर की बात का जवाब दे दिया, यही तो मैं कब से समझा रही थी इन सब लोगों को। बिना नॉलेज के किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट देना ये अपराध है। इट इज इलीगल। ये कोई खाना बनाने की रेसिपी नहीं है जो टीवी पर देख के सीख सकते हैं। कामिनी की बात सुनकर डॉक्टर हैरान रह गया। उसने अनिका की ओर देखकर कहा, क्या सचमुच तुमने बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी प्रोफेशनल इक्विपमेंट के इतनी एक्यूरेसी से ये चेस्ट ड्रेनेज सर्जरी की है? मैंने अपने मेडिकल करियर में कभी ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा। इट्स अ मिरेकल। तुम तो एक जीनियस हो। डॉक्टर के मुंह से अनिका की तारीफ सुनकर कामिनी के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी एक डॉक्टर ने अनिका को जीनियस कहा था। पेशेंट की वाइफ ने डॉक्टर से पूछा, क्या मेरे हस्बैंड ठीक हैं? डॉक्टर ने मुस्कुराकर उन्हें कहा, ये अब खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। हमने भी उन्हें यही ट्रीटमेंट दी होती अगर आप इन्हें हॉस्पिटल ले आई होती। बस हम वहाँ काफी सारे इक्विपमेंट्स का सहारा लेते, लेकिन सबसे जरूरी बात, ये ऑपरेशन टाइम पर हो गया। कहीं हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो गई होती तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ सकती थी। ये सांस नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से इनके इंटरनल ऑर्गन्स पर डैमेज हो सकता था। हम इन्हें हॉस्पिटल ले जाकर आगे की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। डोंट वरी, ही विल बी फाइन इन अ कपल ऑफ डेज। डॉक्टर जब तक पेशेंट की वाइफ से बात कर रहे थे, एम्बुलेंस वाले पेशेंट को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक ले जा चुके थे। पेशेंट की वाइफ एम्बुलेंस में जाकर बैठी, तब उसे याद आया कि उन्होंने बेवजह उस लड़की पर शक किया था। आखिर उस लड़की ने उनके पति की जान बचाई थी। उन्होंने एम्बुलेंस से बाहर झांक कर देखा तो होटल में मौजूद भीड़ में वो लड़की कहीं गायब हो गई थी। जब तक रोहित और सनी नीचे आते तब तक एम्बुलेंस जा चुकी थी। होटल के स्टाफ ने रोहित को सब कुछ बताया। तभी रिसेप्शनिस्ट ने रोहित से कहा, सर वो पेशेंट हमारी होटल के गेस्ट थे, मिस्टर एंड मिसेस किशन मल्होत्रा। ये नाम सुनकर रोहित को तुरंत याद आया कि मिस्टर किशन मल्होत्रा की फैमिली से मारवा फैमिली की काफी पुरानी जान पहचान थी। मारवा इंडस्ट्रीज के काफी लॉयल क्लाइंट थे मिस्टर मल्होत्रा। रोहित के दादा दादी जब भी दिल्ली जाते तो मिस्टर किशन मल्होत्रा को यहाँ जरूर विजिट करते हैं। सनी ने रोहित से कहा, भैया मुझे लगता है हमें किशन अंकल को मिलने हॉस्पिटल जाना चाहिए। रोहित ने कहा, ठीक है, मैं ड्राइवर से कहता हूँ वो गाड़ी निकाले। तुम इंटरकॉम से फोन करके आर्यन से कह दो कि हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। लॉबी की भीड़ हटते ही कामिनी लॉबी के बीचों बीच अकेली बेबस खड़ी थी। कुछ लोग जिन्होंने पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा था, वो कामिनी को देखकर हंस रहे थे। कामिनी ने उन सब की ओर गुर्रा कर देखा और जोर से चिल्लाई, What are you laughing for? लाइफ केयर हॉस्पिटल। रोहित और सनी लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचे।
मिस्टर किशन मल्होत्रा को हॉस्पिटल के स्पेशल फर्स्ट क्लास रूम में रखा गया था। रोहित और सनी जब रूम में पहुंचे तो किशन जी को होश नहीं आया था और उनकी वाइफ उनके बगल में बेहद थकी और टेंस हालत में चेयर पर बैठी हुई थी। रोहित ने उनसे कहा, हेलो अंजलि आंटी, किशन अंकल कैसे हैं? मिसेस मल्होत्रा ने जब रोहित की ओर देखा तो उसे पहचान नहीं पाई। आंटी ने रोहित से पूछा, माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। रोहित ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, जी आंटी, मैं रोहित मारवा। नाम सुनते ही अंजलि ने तुरंत रोहित को पहचान लिया और माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी बेटा, काफी साल हो गए तुम्हें देखे, पहचान नहीं पाई। रोहित ने किशन जी की ओर देखकर फिर से उनका हाल पूछा। तब अंजलि जी ने बताया, डॉक्टर्स कहते हैं कि वो अब खतरे से बाहर हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये बात सुनकर रोहित ने राहत की सांस ली और अंजलि जी से कहा, आंटी, आप और किशन अंकल मनाली आए थे, हमारी होटल में रुके थे और आपने हमें बताया भी नहीं। अंजलि जी ने हल्का मुस्कुरा कर कहा, बेटा, हमें भी कहाँ मालूम था कि यहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। सडन प्लान बना हमारा। अचानक ही आज सुबह उन्हें पता चला कि मनाली में किसी को इनकी बड़ी बहन के बारे में कोई न्यूज मिली है। बस फिर क्या था, इन्होंने ड्राइवर से कहा गाड़ी निकालें और हम दोनों यहाँ पहुंच गए। यहाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि इनकी बहन तो शायद 23-24 साल पहले ही गुजर चुकी थी और पीछे उनकी एक छोटी बेटी छोड़ गई थी, पर उस बेटी का भी अब कोई अता पता नहीं है। हम निराश होकर फिर से होटल पहुंचे और इनके साथ ये हादसा हो गया। किशन मल्होत्रा की एक बड़ी बहन थी जो 25 साल पहले किसी लड़के के प्यार में घर छोड़कर भाग चुकी थी। पिछले 25 सालों से मल्होत्रा परिवार उसे ढूंढ रहा था, मगर उसका कोई पता नहीं लगा पाए थे। अंजलि आंटी की बात सुनकर रोहित को एक बात की राहत हुई कि अब किशन अंकल खतरे से बाहर थे। उसने अंजलि आंटी से कहा, आंटी, जब तक अंकल पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, मैं आप दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये हॉस्पिटल भी आपकी है और वो होटल भी आपकी है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। रोहित की ऐसी बात सुनकर अंजलि आंटी का अकेलापन दूर हो गया। फिर अचानक अंजलि आंटी को उस लड़की की याद आई। उन्होंने रोहित से कहा, रोहित बेटा, आज अगर तुम्हारे अंकल जिंदा हैं तो बस उस लड़की की वजह से। उस लड़की के हाथों में जादू है। अगर उसने वक्त पर अंकल का इलाज वहीं होटल में नहीं किया होता तो आज पता नहीं तुम्हारे अंकल के साथ क्या हो जाता। मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी। क्या तुम पता कर सकते हो कि वो लड़की कौन थी? जब तुम्हारे अंकल ठीक हो जाएंगे तो हम दोनों उससे मिलना चाहते हैं। रोहित ने भरोसा दिलाते हुए कहा, डोंट वरी आंटी, मैं पता लगा लूंगा कि वो लड़की कौन है। आप थोड़ी देर आराम कीजिए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये मेरा कार्ड रखिए। इतना याद रखिएगा, फोन मिलाने से पहले घड़ी की ओर मत देखिएगा। बेटा समझकर फोन मिला लीजिएगा। रोहित की बातें सुनकर अंजलि को थोड़ी हिम्मत आई। रोहित और सनी कमरे से निकल गए। सनी ने रोहित से कहा, वहां होटल वाले भी उस लड़की की तारीफ कर रहे थे और यहाँ अंजलि आंटी भी। कौन हो सकती है वो लड़की जिसने इतना बड़ा ऑपरेशन सिर्फ एक फर्स्ट एड किट से कर दिया? सनी की इस बात पर रोहित ने हंसते हुए कहा, इस दुनिया में दो लोगों की कमी नहीं, एक तो बेवकूफों की और दूसरे जीनियस लोगों की। सनी ने रोहित से पूछा, मगर भैया, हम इस जीनियस को ढूंढेंगे कैसे? रोहित ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और होटल के सिक्योरिटी चीफ को फोन लगाया। रोहित ने उससे कहा, आज लॉबी में शाम को जो हादसा हुआ, मुझे उसकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन किसने किया था। एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।